नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये घटना चक्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे जैव विविधता के बारे में। तो इसके पहले कि हम लोग प्रश्नों की तरफ चलें, थोड़ी सी बातें जान लीजिए। पहले आप लोग यह सोचिए कि जैव विविधता होती क्या है या बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। इसको सिंपल से अलग अलग पढ़िए। एक तरफ है जैव और दूसरी तरफ है विविधता, यानी कि जीवों की विविधता या जीव जितने भी प्रकार के उपस्थित हों उसी को बोला जाता है जैव विविधता, एकदम नॉन टेक्निकल रूप में। ठीक है। और अगर आपको कहीं पर डिफिनीशन लिखने के लिए आ जाए तो आपको लिखना है कि जैव विविधता का अर्थ होता है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों की संख्या और साथ ही साथ पर्यावरण से इनका संबंध या फिर इनका पर्यावरण। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। अगर कहीं आपको डिफिनीशन लिखने को आ जाए तो आप ऐसे लिखेंगे कि जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों वनस्पतियों की संख्या से है तथा इसका संबंध पौधों के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। और साथ ही साथ जैव विविधता जीवों की विविधताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत यह जीव आते हैं या ये जीव निवास करते हैं। ठीक है। और सामान्य शब्दों में या सामान्य भाषा में इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता जो है वह जैव विविधता होती है। तो फिलहाल इसके पहले कि हम लोग प्रश्नों की तरफ चलें, जैव विविधता की कुछ चीज़ें हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में जानते हुए चलते हैं। जैसे कि अगर आपको जैव विविधता को समझना है तो इसको किस प्रकार से नापा जाए कि एक निश्चित क्षेत्र में कितने प्रकार के जीव होते हैं, कितने प्रकार के वृक्ष होते हैं, इसको किस प्रकार से देखेंगे। फिर इन सब का संरक्षण किस प्रकार से होता है यह देखेंगे। IUCN किस प्रकार से इन सबको संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है उसे देखेंगे। तो यह सब प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इन सभी के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं और जान लेते हैं। देखिए, जैव विविधता क्या हो गई, यह तो आप लोग जान गए कि जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता के अध्ययन के अंतर्गत जीवों के साथ साथ उनके निवास स्थानों का भी अध्ययन किया जाता है। फिलहाल यह जैव विविधता होती कितने प्रकार की है, तो जैव विविधता कुल मिलाकर के 3 प्रकार की होती है। आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति विविधता और सामुदायिक या पारितंत्र जैव विविधता। तो अब ये सब क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। आनुवांशिक जैव विविधता को सबसे पहले देखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। हटा कहाँ देंगे, बाकी जो लिखा हुआ है उसे हटा देते हैं। ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवांशिक विविधता, सिंपल एग्जाम्पल लीजिए, आपके आसपास देखिएगा तो कुत्तों की कुछ नस्लें होती हैं। जर्मन शेफर्ड मान लीजिए, पवेलियन मान लीजिए, देसी हो गया एक, और एक ले लीजिए बुलडॉग। ठीक है। तो आपके आसपास पाए जाने वाले ये सभी जीव एक ही प्रजाति यानी कि कुत्ते या डॉग्स की प्रजाति से संबंधित रखते हैं। ठीक है। लेकिन चूँकि ये लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, वहाँ का पर्यावरण कुछ अलग अलग है। इस कारण इन सभी जीवों में या इन सभी प्रजातियों में कुछ न कुछ भिन्नता जरूर आपने नोटिस की होगी, आपने देखा भी होगा। तो इनमें होने वाले इस परिवर्तन का अध्ययन या इस परिवर्तन को ही आनुवांशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है। अगर आपको कहीं डिफिनीशन लिखने को आ जाए तो आपको लिखना है कि आनुवांशिक विविधता का आशय होता है किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, बस इतना। अब बात करें अगर प्रजाति विविधता की, तो ये तो और ज़्यादा आसान है। ठीक है, क्यों और किस प्रकार से, देखिए, प्रजाति विविधता के अंतर्गत मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है। ठीक है, एक निश्चित कोई क्षेत्र है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे रह रहे हैं, उसी को बोला जाएगा प्रजाति विविधता। बस इतना। जैसे कि मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आप चले जाइए एक जगह, चिड़ियाघर चले जाइए। चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो वहाँ पर वह जीव जंतुओं की वह संख्या, जीव जंतुओं का वह पादपों का वह संख्या या समूह कहलाएगा, वहाँ पर स्थित प्रजातियों की
विविधता, मतलब उतनी वहाँ पर इतने विविध प्रकार की प्रजातियाँ हैं। जबकि आनुवांशिक में हमने क्या देखा, एक ही प्रजाति के अंतर्गत पाई जाने वाली विविधता, और प्रजाति विविधता में ढेर सारी विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ जहाँ पर पाई जाएँ उसे बोला जाता है प्रजातीय विविधता। ठीक है। एक चीज़ और जानते चलिए कि आनुवांशिक विविधता, ये पहले वाले में आनुवांशिक विविधता के अंतर्गत जो हमने देखा कि कहीं पर एक हमने डॉग्स का एग्जाम्पल लिया ना, या कुत्तों का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के कुत्तों के नाम देखे, जैसे कि जर्मन शेफर्ड हो गया, पवेलियन हो गया, या फिर बुलडॉग हो गया, या अन्य विभिन्न प्रकार के जो कुत्ते हैं, इनके मध्य पाए जाने वाली जो विविधता है या इनके मध्य पाए जाने वाली जो जेनेटिक विविधता है उसको बोला जाता है जीन पूल। ठीक है। जीन पूल क्या होता है, एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता जो होती है उसी को बोला जाता है जीन पूल। ठीक। तो प्रजाति विविधता के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि एक क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की विविधता या विभिन्न प्रजातियों की संख्या को वहाँ की प्रजातीय विविधता बोलते हैं। ठीक है। देखिए, जिस पारिस्थितिकी तंत्र या जिस क्षेत्र की प्रजाति विविधता जितनी ज़्यादा होगी वहाँ की खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक जटिल होगी। कैसे कि जैसे कि मान लीजिए एक ही खेत है, वहाँ पर आपने विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ उगा रखी हैं। अब यहाँ की खाद्य श्रृंखला यहाँ का फूड चेन वो जो है वो तो कठिन हो गया ना, फूड चेन तो नहीं कठिन होगा, यहाँ पर आपके पास विकल्प कुछ ज़्यादा मौजूद हो गए। ठीक है। तो आप कभी इसको खा सकते हैं, कभी गोभी खा सकते हैं, कभी शलजम खा सकते हैं, कभी गाजर खा सकते हैं, कभी चुकंदर खा सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें आप खा सकते हैं, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ गोभी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि आपके पास विभिन्न विकल्प मौजूद हैं। इसी प्रकार से जब फूड सिस्टम या खाद्य श्रृंखला जब अधिक जटिल होती है, जैसे कि शेर मान लीजिए, तो शेर मांस खाता है, तो शेर के लिए अब विभिन्न प्रकार के, सिर्फ अगर यहाँ पर बकरी होती तो शेर के पास सीमित विकल्प उपलब्ध थे ना, लेकिन नहीं, अभी शेर के पास यहाँ पर हिरन भी मौजूद है, अभी शेर के पास यहाँ पर खरगोश भी मौजूद है, अभी शेर के पास यहाँ पर कोई अन्य पशु भी उपस्थित है। तो क्या होगा, शेर की स्टेबिलिटी या शेर के ठहराव की क्षमता जो है वह बढ़ जाएगी। ठीक है। तो एक चीज़ और, बकरी को खाने के लिए क्या चाहिए, घास। ठीक है। हिरन को खाने के लिए पूरा फूड चेन सिस्टम एक छोटा सा बना लेते हैं ना, हिरन को खाने के लिए क्या चाहिए, घास। खरगोश को खाने के लिए क्या चाहिए, गाजर। ठीक है। तो अब गाजर, घास, विभिन्न प्रकार के घास जहाँ पर होंगे, मान लीजिए एक ही घास हो गई, दूब हो गई, तो मज़ा नहीं आएगा ना, हिरन और बकरी दोनों ही दूब पर डिपेंडेंट हो जाएंगी, तो मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि इन दोनों के पास सीमित विकल्प उपलब्ध होगा अपनी विविधता या अपने समूह को बढ़ाने के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इनके पास सीमित विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यदि घास की भी विभिन्न प्रकार की वैरायटी उपलब्ध हो जाए, कुछ छोटे पेड़, कुछ झाड़ियाँ, ये सब उपलब्ध हो जाए, तो हिरन और बकरी के पास भी विभिन्न प्रकार के उत्पाद मौजूद है खाने के लिए, शेर के पास भी विभिन्न प्रकार के उत्पाद मौजूद है खाने के लिए, और खरगोश भी अगर गाजर छोड़ करके कभी कभी चुकंदर और कभी कभी टमाटर खा ले तो खरगोश के पास भी विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से खरगोश भी अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए सक्षम हो जाएगा, हिरन भी, और बकरी भी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जो है वह सबल हो जाएगी, और शेर को भी यह सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, तो शेर का भी समूह या शेरों की भी संख्या जो है उस क्षेत्र में बढ़ती रहेगी। क्या सीखा यहाँ से, तो जितनी जटिल खाद्य श्रृंखला होगी जैव विविधता के लिए वह उतना ज़्यादा लाभदायक होगी। यानी कि जो जटिल खाद्य श्रृंखला होती है वह जैव विविधता के लिए आवश्यक तत्व होती है। ठीक है। और सबसे अंत में अगर बात कर लें तो सामुदायिक या पारितंत्र विविधता के बारे में, यह तो और भी ज़्यादा आसान है। एक तरफ आप घास स्थल देख रहे होंगे, एक तरफ आप मरु स्थल देख रहे होंगे। ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है कि इन दोनों के मध्य पाए जाने वाला अंतर जो है, या इन दोनों के बीच पाए जाने वाला अंतर ही कहलाता है सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता। एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों की दूसरे समुदाय के जीव जंतु व वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता ही सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता कही जाती है। ठीक है। अब जब हमने जैव विविधता को देख लिया, इसके कितने प्रकार हैं यह देख लिया, तो अब इसको नापने का भी कोई तरीका होगा। बिल्कुल है। इसको नापने का जो तरीका है वह कहलाता है अल्फ़ा, बीटा और गामा। पेन फिर से दूसरी ले लेता हूँ, मैं वाइट वाली ले लेता हूँ, यहाँ पर वाइट कलर आपको दिखेगा। ठीक है। अल्फ़ा,
बीटा और गामा, तीन विधियां हैं जैव विविधता को नापने के लिए, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है, सबसे छोटी इकाई जो है वह है अल्फ़ा डाइवर्सिटी या अल्फ़ा विविधता। ठीक है, इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, तो किसी एक, या सबसे छोटे वाले सर्किल को देखिए, किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र की जैव विविधता को अल्पा विविधता के तहत नापा जाता है। इसके अंतर्गत पारितंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या को बताया जाता है। दरअसल अल्फा मापन के द्वारा या अल्फा डाइवर्सिटी के माध्यम से एक समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या और प्रजातियों की आनुवंशिकी के आधार पर उनमें पाई जाने वाली समरूपता का मापन किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ की जैव विविधता, दूसरा प्रकार का मापन विधि क्या है बताइए। दूसरे प्रकार की मापन विधि थी हमारी बीटा। यहाँ देखिए, ये वाला एरो देखिए, समुदायों के बीच बीटा विविधता, दो समुदाय ले लिए। ठीक है, पहले अल्फा में एक छोटा निश्चित क्षेत्र था, अब बीटा में दो छोटे छोटे निश्चित क्षेत्रों को ले लिया गया। ठीक है, अब ये दो छोटे छोटे निश्चित क्षेत्र तो ले लिए, लेकिन फिर क्या इनके मध्य अंतर नाप लिया जाएगा? नहीं। देखिए, बीटा विविधता के अंतर्गत जो है पर्यावरणीय प्रवणता के साथ, पर्यावरणीय प्रवणता क्या होती है जानते चलिए, पर्यावरणीय प्रवणता। ठीक है, पर्यावरणीय प्रवणता वह होती है जो समय के माध्यम से या समय के साथ साथ जो अजैविक कारकों में क्रमिक परिवर्तन होता है, उसी को बोला जाता है पर्यावरणीय प्रवणता। ठीक है, अजैविक कारक जैसे हो गए ऊंचाई हो गई, तापमान हो गया, गहराई हो गई, समुद्र से निकटता हो गई, मिट्टी की नमी हो गई, इन सब पर डिपेंड करती है पर्यावरणीय प्रवणता। ठीक है, अब तो पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों के विविधता की तुलना की जाती है इस बीटा विविधता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट, मान लीजिए इसको ले लिया गया और इसको, ये दोनों पेड़ देखने में कुछ कुछ एक जैसे लग रहे हैं ना, इसको और इसको ले लिया गया। ठीक है, तो एक विशिष्ट प्रजाति के बीच तुलना की जाती है और देखा जाता है कि किस समुदाय से प्रजाति का कितना पलायन हुआ है, मतलब यहाँ से यह ज़्यादा चला गया कि यहाँ से यह ज़्यादा चला गया, इस चीज़ को देखा जाता है बीटा विविधता के माध्यम से। ठीक है, आवासों या समुदायों के एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापन की दर को बीटा विविधता कहा जाता है। ठीक है, और सबसे अंत में आता है हमारा यह गामा विविधता। यह बड़ा वाला देखिए एरो, यह सारे ले लिए गए इसमें। ठीक है, ये छोटे छोटे एक एक सर्किल अगर आप लेंगे तो यह अल्फा विविधता हो जाएगी, दो दो सर्किल आप जोड़ लेंगे तो यह बीटा विविधता हो जाएगी, और इन दोनों पूरे को ले लेंगे या पूरे पारितंत्र को ले लेंगे या पूरे भूदृश्य को ले लेंगे। भूदृश्य यानी आप खड़े हुए हैं, आपको लैंडस्केप जैसा दिख रहा है, वह पूरा भूदृश्य अगर ले लेंगे तो उसके अंतर्गत मापी जाती है क्या कहते हैं, गामा विविधता। ठीक है, एक भौगोलिक क्षेत्र या आवास की प्रजातियों की प्रचुरता को बताया जाता है इस गामा विविधता के माध्यम से। सिंपल वे में आप अल्फा इंटू बीटा कह सकते हैं इस गामा विविधता को। ठीक है, तो फिलहाल आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग। बाकी अन्य चीज़ें भी हैं, यहाँ पर बताने से थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जब उनके बारे में चैप्टर्स आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा वहीं पर। चलिए सीधा चलते हैं प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे आज के चैप्टर के पहले प्रश्न के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है ए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, बी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, सी, एक प्रजाति की दूसरे प्रजाति से भिन्नता, या डी, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। यहाँ देखिए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियाँ कई समुदायों में संगठित रहती हैं तथा ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं और इसी के आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है, जिसके तीन आधार होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इन श्रेणियों में इस प्रकार जैव विविधता का विभाजन जो है 1972 में विटेकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से एक कौन सा स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। ए, अल्फा सूचकांक, बी, बीटा सूचकांक, सी,
सी गामा सूचकांक, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, आसान है, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के माध्य की प्रजातियों के बारे में बताता है। देखिए, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से एक अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यह अवधारणा आर.एच. विटेकर के द्वारा 1972 में दी गई थी। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का अर्थ है ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी विभिन्न प्रकार के जंतु, सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी। जैव विविधता का अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जैव समुदाय या पादप और जंतु। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ए भोजन, बी औषधि, सी औद्योगिक उपयोग, या डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। तो जैव विविधता का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है वह है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में, जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवांशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए आनुवांशिक आत्मसातकरण, बी परभक्षियों का नियंत्रण, सी प्राकृतिक वास का विनाश, या डी कीटों का विनाश। चलिए, तो जैव विविधता के ह्रास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है प्राकृतिक वास का या उनके निवास स्थानों का विनाश या उनके आवास का विनाश। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने रूम में रहते हैं, वह रूम अगर टूट जाएगा, गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? आप वहाँ से निकल करके कहीं और चले जाएंगे, फिर वह भी टूट बिखर जाए तो वहाँ से निकल कर कहीं और चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक आवासों का विनाश या उनके रहने या उनके स्थान जो जिसके अनुकूल वह रह सकते थे उनका विनाश ही जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भारत द्वारा भू-क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ए 2025 तक, बी 2030 तक, सी 2035 तक, या डी 2040 तक। मरुस्थलीकरण को रोकने का लक्ष्य कब रखा गया यह पूछा जा रहा है, यह उस समय करंट में था। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2030 तक भारत में भू-क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य या मरुस्थलीकरण रोकने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जैसे जैसे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसको समाप्त करने की बात कही गई है, रोकने की बात कही गई है भारत के द्वारा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय 14वां COP 14 सम्मेलन नई दिल्ली में 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भू-क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया था। तटस्थता का क्या अर्थ होता है कि जितना भूमि मरुस्थलीकृत हो रही है उतनी भूमि को जो है हरित भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें दोनों समान रूप से चलती रहेंगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ए CJ बैरो, बी D शास्त्री, सी वाल्टर जी रोसेन, या डी DR बैटिस। तो सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह किया गया था वाल्टर जी रोसेन यानी कि ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। देखिए, प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम रेमंड F दासमैन ने अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में 1968 में प्रकाशित किया था। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ। तो जैव विविधता को प्रारंभ में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से
रेमंड एफ दासमैन ने अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री नामक अपनी पुस्तक में 1968 में संबोधित किया था। आगे चल कर के जैव विविधता के अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में कर दिया गया और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग W.G. रोसेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? ए. B.P. सिंह, बी. कार्ल मोबियस, सी. सर A.G. टेंसले या डी. वाल्टर जी रोसेन। डायरेक्ट कर सकते थे ऑप्शन नंबर डी, वाल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? ए. प्राकृतिक आपदा दशक, बी. जैव विविधता दशक, सी. जलवायु परिवर्तन दशक या डी. पर्यावरण दशक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2010 में एक प्रस्ताव पारित करते हुए 2011 से 2020 तक के समय को जैव विविधता दशक के रूप में संबोधित या निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 तक के दशक को जैव विविधता का दशक घोषित किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? ए. भावनगर में, बी. जामनगर में, सी. मुंबई में या डी. पुडुचेरी में। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी जो है वह गुजरात के जामनगर में स्थापित किया गया है। यह एक PPP मोड पे बनाया गया बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है। PPP मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी के माध्यम से इसको बनाया गया है। देखिए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी या NCMB गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करना है। यह PPP मोड की भागीदारी में गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। जामनगर भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है। भारत का एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह है जैव विविधता प्रवणता। जैव विविधता प्रवणता क्या चीज़ होती है या फिर ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? होता क्या है कि हम उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जब चलते हैं या पर्वतों के ऊपर से नीचे की ओर आने लगते हैं तो प्रजातियों की संख्या में विभिन्न प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। इसे ही जैव विविधता की प्रवणता कही जाती है। ठीक है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जो है परिस्थितियां अनुकूल हो रहे के कारण जैव विविधता में जो है वह भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि टुंड्रा और टैगा जलवायु क्षेत्रों में परिस्थितियां जो है वह अत्यंत प्रतिकूल होती हैं, जिस कारण जो है वहाँ पर जीवों की विविधता जो है वह सीमित होती है। और जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जीवों की विविधता जो है वह काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से आप समझ लीजिए कि अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में मनुष्य भी कम ही रहता है। ठीक है, और जो थोड़ा सा अनुकूल जगह मिल जाता है मनुष्य को जो थोड़ा सा अनुकूल जगह मनुष्य को रहने के लिए मिल जाता है वहाँ पर मनुष्य अधिक रहता है। अब एवरेस्ट पर कितने लोग रहते हैं ज़रा बताइए तो, है कि नहीं? एवरेस्ट पर बहुत कम लोग रहते हैं, जिनकी मजबूरी होती है, जो घूमने जाते हैं वो लोग एवरेस्ट पर रहते हैं। बाकी जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपको लोग जो है मिलते चले जाएंगे। जैसे जैसे पर्वतपदीय क्षेत्रों में बढ़ते चलेंगे, पर्वतपदीय क्षेत्र की ओर बढ़ते चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ पर्वत के शिखर से पर्वत के पद तक आते रहेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को वहाँ पर बस्तियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग तो पहाड़ के बीच में ही अपनी चाय वाय की दुकान लगाए रहते हैं कि आओ ठंडी ठंडी चाय पीते जाओ। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा ना वहाँ का, मतलब लो वाला ज़्यादा होगा, तो चाय भी कहाँ से गर्म होगी। ठीक है, फिलहाल जाइएगा आप लोग तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्या चाय ठंडी मिलती है या गर्म मिलती है। फिलहाल सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है। ऊपर की तरफ दक्षिणी ध्रुव और
नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव क्या है, जैव विविधता जो है वह निम्न है। ठीक है, जैव विविधता की प्रवणता यह दर्शा रहा है और धीरे धीरे जैव विविधता जो है वह इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है ना, यहाँ पर 90 हो जाता है, 90 ही होता है ना, फिर उसके बाद 0, 30, 60, तो इन सब पर जैव विविधता बढ़ती रहती है। 30, 60, 30, 0 पर अत्यधिक हो जाती है। जबकि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं जैव विविधता की प्रवणता जो है वह धीरे धीरे, या जैव विविधता वहाँ पर धीरे धीरे सीमित होती रहती है। ठीक है, सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट पहाड़ों पर भी काम करता है। यहाँ पर एक पहाड़ का ग्राफ बना करके बता दिया गया है। ऊंचाई पर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती जाएगी। कितनी, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। याद करने वाला तथ्य है, याद कर लीजिएगा। प्रति किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान जो है वह 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह कम होता रहता है। तो यहाँ पर निम्न तापमान रहेगा। यहाँ पर जैव विविधता के लिए परिस्थितियाँ जो है वह अनुकूलतम नहीं होती हैं, जबकि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे जैव विविधता जो है वह अपने उच्च स्तर की ओर जाती रहती है। चलिए सीधा चलते हैं प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी, शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, सी, शंकुधारी वनों में, या डी, उत्तरी ध्रुवों में। चलिए, तो जो सर्वाधिक जैव विविधता है वह पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, यह कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। ठीक है, 0 से 10 के बीच में ऊपर नीचे। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादपों प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा होती है और उच्च तापमान भी बना रहता है। इसी कारण इनको ऑप्टिमम बायोम या फिर अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है इस क्षेत्र को। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ए, टुंड्रा में, बी, शंकुधारी वनों में, सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, या डी, शीतोष्ण वनों में। ये टुंड्रा, शंकुधारी, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, यह सब ज्योग्राफी वाले डिस्कशन में हम लोग देखेंगे आराम से। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, डायरेक्ट कर लें। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि पादपों और प्राणियों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। ए, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, डायरेक्ट आंसर कर लें ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ें बता दी गई कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता, मैं बार बार इसलिए पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, और दूसरी चीज़ आपके दिमाग में बार बार ये चीज़ें जाती रहें ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में याद रहे आपको। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। हालांकि अधिकांश लोगों द्वारा माना जाता है कि प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की 1 लाख से भी अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जाता है। तो प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। जो कोरल रीफ होते हैं उनको समुद्रिक वर्षा वन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षतः अधिक होती है। ए, गहरे समुद्र, बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी, कोरल रीफ, या डी, मरुस्थल। कभी भी प्रश्न आ जाए यहाँ पर इन्होंने बी और सी दोनों दे रखा है, लेकिन आप सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा, कोरल रीफ के साथ। नेक्स्ट, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, बी, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, सी, पृथ्वी पर एक समान रहती है, या डी,
ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा की तरफ धीरे धीरे जैव विविधता जो है वह बढ़ती रहती है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री लाइन की तरफ, 90 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जैव विविधता, जैसे जैसे उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आते हैं जैव विविधता जो है वह बढ़ती चली जाती है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जैव विविधता जो है यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका कारण है कि यहाँ गर्म जलवायु, अधिक वर्षा एवं पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। आइए देखते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। बी, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। सी, विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है। या डी, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। बताइए सत्य कौन सा नहीं है। सिंपल है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि नहीं होती है बल्कि कमी होती चली जाती है। यही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया कि 60 डिग्री से जब आप 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, ठीक है, यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र से जब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता जो है वह कम होती चली जाएगी, जबकि ध्रुवों से जब आप भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे या शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की तरफ आएंगे तब जो है जैव विविधता में वृद्धि होती रहती है। प्लस कर दे रहा हूँ, वृद्धि होती रहती है। ठीक है, तो यहीं पर इन्होंने इसका आंसर दे दिया था, बस आपको सॉर्ट आउट करना था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ए, शांत घाटी में, बी, कश्मीर में, सी, सूरमा घाटी में, या डी, फूलों की घाटी में। चलिए, तो जो सर्वाधिक जैव विविधता है वह पाई जाती है केरल की शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली में, पश्चिमी घाट क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, जो कि हॉट स्पॉट के अंतर्गत भी आता है, ध्यान रखिएगा। केरल स्थित शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबे एवं 7 किलोमीटर चौड़ाई में, यह मत याद रखिए। ठीक है, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है साइलेंट वैली। नेक्स्ट, शांत घाटी अवस्थित है, डायरेक्ट आंसर, केरल के पलक्कड़ जिले में। नेक्स्ट, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जहाँ पर साइलेंट वैली होगी, साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली है या शांत घाटी है केरल के पलक्कड़ जिले में। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इस घाटी को 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। अभी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व इसी चैप्टर के डिस्कशन में करेंगे क्या होते हैं, जब जैव विविधता संरक्षण को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। ए, केरल, बी, जम्मू एवं कश्मीर, सी, उत्तराखंड में, या डी, हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की घाटी या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जो है यह उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में स्थित है, या चमोली जिले में स्थित है। सेम चीज़ है, एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे अधिक उपयुक्त है। ए, यहाँ अधिक, देखिए अब हिमालय की चोटी मत देखने लगिएगा, हिमालय के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देखिएगा, हिमालय के मध्य हिमालय को देखिएगा। ठीक है, जो नेपाल की तरफ आ जाता है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ आ जाता है, यहाँ को देख करके सोचिएगा और विचार कीजिएगा। चले गए ऊपर एकदम चोटी पे पहुँच गए तो कहाँ से वहाँ जैव विविधता मिलेगी। ठीक है, अब इसको दिमाग में रख करके वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा अपनी ज्योग्राफी या भूगोल लगाइए तो देखिए आप आसानी से आंसर करेंगे। ए, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। बी, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सी, इस क्षेत्र में विदेशज तथा अति आक्रामक जातियाँ प्रवेश नहीं कराई गईं। डी, यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। चलिए दिमाग लगाइए,
ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही हो जाएगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम स्थित है। वहाँ पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं, पर्वत हैं। पर्वत पहाड़ तो एक ही हो गया ना ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम होने के कारण एक तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, एकदम लहलहाते हुए, एकदम लहराते हुए आ रही है। दूसरी तरफ से खूब वर्षा हो रही है वहाँ पर जम करके। चेरापूंजी आदि क्षेत्रों को आप अगर देखेंगे तो इस कारण वहाँ की जैव विविधता जो है वह थोड़ी अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। दूसरा, पर्वतीय प्रवणताओं या ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। बताइए ज़रा। तो चलिए, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया, सोच कर बताइए। सोच लिया? देखिए, दो के दोनों स्टेटमेंट जो है वह एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। 90 डिग्री से आप जब 0 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, और पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में यहाँ पर, यानी कि यहाँ की तुलना में यहाँ की जैव विविधता अधिक होती है। यही तो कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो है यह दोनों ही सही हैं। ठीक है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित हैं, और पर्वतीय क्षेत्र में उच्चतर उन्नतांशों या चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों या घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब